हाँ सर, हाउ टू रिमूव अलार्म। तो हमारा जो पिछली क्लास चल रही थी उसमें क्या चल रहा था? इमरजेंसी और ट्रैवल और लुब्रिकेशन और चेक। इमरजेंसी, ओवर ट्रेवल, लुब्रिकेशन और चेक अलार्म को रिमूव करना बताया था। हाँ ये मैंने बताया था कि पिछली क्लास में अरे चालू तेरा हो गया हो तो इधर ही बैठ ले फिर क्लास में, अगर वहाँ काम नहीं है तो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिमूव अलार्म। अलार्म्स को हम कैसे रिमूव करते हैं, जिसमें कुछ अलार्म मैंने पहले बताए थे और बाकी आज हम स्टडी करते हैं। तो अलार्म है क्या? जैसे मान लो हमारी मशीन की हेल्दी कंडीशन है तो वो सब कुछ ठीक है। अगर मान लो कोई भी एबनॉर्मल है, क्या अगर कोई भी फंक्शन एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल है, तो उस फंक्शन को हम एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अलार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अलार्म। तो अलार्म हमारे अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटे हुए हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में कल बताए थे पिछली बार हमने कि जो अलार्म है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। एक है कस्टम अलार्म, कस्टम अलार्म, और दूसरे होते हैं सिस्टम अलार्म। कस्टम अलार्म वो होता है जो रिलेटेड टू पीएमसी या पीएलसी, और जो सिस्टम अलार्म होते हैं वो होते हैं रिलेटेड टू सीएनसी। मतलब सीएनसी के जो अलार्म है वो सिस्टम अलार्म है और पीएलसी के जो अलार्म है वो कस्टम अलार्म है। और फानो कंट्रोल की मैं बात करूं, अगर फानो, तो फानो कंट्रोल की बात करते हैं तो ये वाले अलार्म हमारे 1000 एंड एवर, 1000 या इससे ऊपर के होते हैं। जैसे 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरीके से होंगे। इनका जो नंबर होगा फानो कंट्रोल में वो 1000 से चलेगा, 1001, 2, 3, 4। और ये जो नंबर है, पीएलसी का कोई स्टूडेंट बैठा है क्या? वो सॉफ्ट में निकालो, अलार्म मैनुअल है ना, पीडीएफ है ना, खोलना उसको। मैं अभी आपको कौन सा अलार्म किसका है, अपनी सीएनसी मशीन के कितने अलार्म हमारे काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कस्टम अलार्म है, कस्टम अलार्म को ठीक करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मेंटेनेंस वाले पर्सन की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा अलार्म क्रिटिकल अलार्म नहीं है, वो एक्सटर्नल अलार्म है। लेकिन सिस्टम अलार्म होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो सिस्टम में अलार्म नंबर, अगर हमारा अलार्म नंबर 1 से 299, अलार्म नंबर 1 से 299 तक के अलार्म सीएनसी प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं। सीएनसी प्रोग्राम से रिलेटेड होती है, मतलब ये अलार्म सीएनसी प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब है कि आपकी प्रोग्रामिंग में अगर ये कोई अलार्म आ जाए 1 नंबर से 299 तक का, कितना? 1 नंबर से 299 तक का कोई भी अलार्म अगर आता है तो वो सीएनसी प्रोग्रामिंग का है।
किसका है? सीएनसी प्रोग्रामिंग का। तो ये अलार्म अगर मान लो इस अलार्म मशीन पे आपका आता है तो इसे कौन ठीक करेगा? प्रोग्रामर। इसके लिए मेंटेनेंस वाले की कोई आवश्यकता नहीं हो। ध्यान कर लो, नोट कर लो कि अगर ये अलार्म इनमें से कोई भी आता है तो वो अलार्म प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, उसमें मेंटेनेंस वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक आध बीच में अलार्म होता है, जैसे PS100 है, कुछ अलार्म बीच में होते हैं, बाकी के ओवरऑल प्रोग्राम से रिलेटेड है। मान लो आपने रेडियस की वैल्यू ज़्यादा दे दी, कम दे दी, है ना, प्रोग्राम में कहीं फीड नहीं दी, कहीं पे वैल्यू में कुछ नहीं दिया, तो वो सब उनसे रिलेटेड है ये अलार्म हमारे। ठीक है। अब आता है 300 की जो सीरीज है, 300 सीरीज। 300 सीरीज का मतलब 300 से 399 तक के जो अलार्म है, ये अलार्म फीडबैक के अलार्म है। किसके? फीडबैक। सर्वो मोटर फीडबैक। फीडबैक का मतलब है एनकोडर। किसके? एनकोडर। हाँ, एनकोडर हो गए, बैटरी लो हो गई, ये अलार्म किसके हैं? एनकोडर का अलार्म हो जाएगा। जैसे एनकोडर काम नहीं कर रहा, बैटरी लो हो जाए, उसका है। तो जो 300 से 399 तक की सीरीज के अलार्म है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो एनकोडर से रिलेटेड होंगे, एनकोडर आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरा बैटरी लो, अगर बैटरी लो है तो भी ये अलार्म आएगा मशीन में। क्या है? बैटरी लो। अगर बैटरी लो हो जाए तो 300 की सीरीज का अलार्म आएगा। 368 जो भी अलार्म होगा का नंबर, वो 300 से 399 के बीच में होगा। अगर आपका अलार्म 300 से 399 के बीच में कोई भी आ रहा है तो समझ लो वो अलार्म किसका है? मतलब या तो एनकोडर प्रॉब्लम है या बैटरी लो है। तो एनकोडर जो लगे हुए हैं सर्वो मोटर के साथ, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी बैटरी लो है। तो आप ये समझ लो ये जो अलार्म है ये उस कैटेगरी का अलार्म है। अब आता है नेक्स्ट। हाँ, निकल जाओ है, हीरा पे पैसे दे देना इनको, फोन कर लेंगे मेरे को, है ना? ठीक है, और वहां फोन कर दो। अब ये 300 सीरीज हो गया। 300 के बाद 400 की सीरीज। तो मैं 400 की सीरीज, यहाँ जगह नहीं है, इसको अभी यहीं रोकता हूं, पहले इसी को बढ़ा देता हूं। तो इसको मैं आगे ले आता हूं यहाँ पे। तो 400 सीरीज। अगर 400 की सीरीज का अलार्म है जिसमें 400 से 499, ये अलार्म सर्वो ड्राइव और सर्वो मोटर, सर्वो ड्राइव्स और सर्वो मोटर से रिलेटेड है। मतलब आपके अगर 400 की सीरीज का अलार्म है, 400 में 401 जिसमें ज़्यादातर अलार्म होते हैं, 401, 404, 414 और 417, ये ज़्यादातर अलार्म होते हैं। 401, 404, 400, ये जो अलार्म अगर आते हैं तो आपको फिर मेंटेनेंस वाले को बुलाना है। ये अलार्म मेंटेनेंस वाला, जैसे VRDY ऑफ, वोल्टेज रेडी ऑफ हो गया, सर्वो इसमें एम्पलीफायर प्रॉब्लम है, तो ये अलार्म इस तरह के आते हैं सीरीज में, तो फिर आपको मेंटेनेंस वाले को, क्योंकि उसको आप कर नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। जो मेंटेनेंस का नॉलेज डीपली किसका नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सर्वो मोटर और इनका नॉलेज होगा ना, तो आप ठीक कर लेंगे, तभी तो कर पाएंगे। नहीं तो ये और 500 की सीरीज, कौन सी? 500 की सीरीज, ये ओवर ट्रेवल की है। ओवर ट्रेवल ऑफ एक्स एंड जेड एक्सिस। अगर वाई है तो वाई भी आ जाए, ठीक है? एक्स वाई जेड, मैं लिख देता हूं एक्स वाई जेड। अब देखो ओवर ट्रेवल होता है ना, 500 कितना आता है जब
आप चलाते हो ना हैंडल मोड में, तो आपकी एक्सिस ओवर ट्रेवल होती है तो वहां पे अलार्म आता है, देखा होगा ना। कौन सा नंबर आता है? 500 कुछ है ना, ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना कि कौन से नंबर का अलार्म है। तो आएगा 500 की सीरीज का। तो आप जब भी हैंडल मोड में चलाओगे ना एक्स एक्सिस जेड एक्सिस को, तो चलाते हो आगे बढ़ जाती है ना, ओवर चली जाती है, तो अलार्म आपको आता है, तो अलार्म को रीसेट करना पड़ता है। अब वो अलार्म आपने देखना है कि अलार्म का नंबर क्या है, एक्स एक्सिस का नंबर क्या है और जेड एक्सिस। तो अलार्म जो है ना, इस तरीके से आपने अलार्म को देखना होगा कि अलार्म का नंबर क्या है। 500 के बाद आता है 600 की सीरीज। 600 की सीरीज ओवरलोड की है। ओवरलोड का मतलब है जैसे फैन लगा हुआ है या टेम्परेचर, ओवर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर या ये आगे बढ़ जाए, ओवरलोड कंडीशन हो, तो ये अलार्म जो 600 की सीरीज है इसका अलार्म होगा। तो समझ में आया। 700 की सीरीज, 700 सीरीज, 700 की सीरीज का जो अलार्म है वो स्पिंडल से रिलेटेड है, स्पिंडल अलार्म। अगर 700 की सीरीज का कोई भी अलार्म आता है तो समझ लो वो अलार्म आपका स्पिंडल के से रिलेटेड है। स्पिंडल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको 700 की सीरीज का अलार्म आएगा। 600 कौन सा अलार्म होगा? 600 ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर, जैसे मान लो फैन है, कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन लगा हुआ है, पैनल में कुछ भी है, तो फैन वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये अलार्म 600 की सीरीज का आएगा। और 800 छोड़ दो, 900 सीरीज, 900 की जो सीरीज है वो है मेन बोर्ड, मेमोरी एंड सीपीयू। मतलब ये क्रिटिकल 900 की सीरीज का अलार्म अगर आता है तो ये अलार्म बहुत क्रिटिकल है। इसको ठीक करने के लिए काफ़ी मतलब मेजर प्रॉब्लम है। 900 की सीरीज का मतलब कोई भी अलार्म आ गया तो वो क्रिटिकल है। बाकी कोई भी अलार्म होगा इतने क्रिटिकल नहीं है, पर 900 वाले खतरनाक होते हैं। वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज होगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा, वोल्टेज ज़्यादा है कम है, तो वो तो आपके इसमें आ जाते हैं 400 की सीरीज में। अगर जैसे वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, कम है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, तो ये सब अलार्म तो इधर 400 की सीरीज में आ जाते हैं। 900 वाले आते हैं मेमोरी और सीपीयू और बोर्ड, जो मेन बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, सीएनसी कंट्रोलर। तो सीएनसी कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम है तो 900 में है, तो 900 सीरीज है। अगर कंट्रोलर में खुद में कोई प्रॉब्लम है तो अलार्म आपका कौन सी सीरीज का होगा? 900 की सीरीज का होगा। कौन सी सीरीज का होगा? और यही खतरनाक होता है। ये क्या होता है? खतरनाक होता है। हाँ, तो मैंने आपको बताए जो अलार्म में कौन से नंबर का अलार्म किससे रिलेटेड है। जब भी अलार्म आएगा तो आप ये पता लगा लेंगे। अगर अलार्म 299 से पहले आ रहा है, कोई भी है, तो वो किसका अलार्म है? वो प्रोग्रामर का है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही ठीक करना है। समझ में आया? जी सर। हाँ, अगर आप जो है ना खुद ही ठीक करेंगे उसको, अब आप ही का अलार्म है, अपने आप करेंगे। तो देख लो क्या प्रॉब्लम है, उसमें मैसेज में लिखा रहता है ना। जैसे ओवर ट्रेवल हो गया, अलार्म आ गया, तो ओवर ट्रेवल का जो अलार्म है वो कौन सी सीरीज है? 500। तो 500 का कोई भी अलार्म, 500, 1, 2, 4, 5 कुछ भी आता है तो वो ओवर ट्रेवल से रिलेटेड है। तो उसमें लिखा होगा कौन से एक्सिस ओवर ट्रेवल है, प्लस में, माइनस में, किधर है। 500 का अलार्म देखते ही आप क्या समझ जाओगे? अलार्म किसका है? किसी भी एक्सिस का ओवर ट्रेवल। 500। अगर अलार्म 300 में से कोई भी अलार्म है, जैसे 368 है या कुछ भी है, तो आप क्या समझेंगे? नहीं, फीडबैक, एनकोडर या बैटरी लो, एनकोडर या और बैटरी किसकी? अगर आपकी मशीन, हाँ, ये बैटरी कौन सी है समझ लो। ये बैटरी वो बैटरी है अगर आपकी मशीन में एब्सोल्यूट एनकोडर है। कौन सा? अगर मशीन में एब्सोल्यूट एनकोडर है तो वहां पे बैटरी लगती है पीछे सर्वो ड्राइव में।
अगर इंक्रीमेंटल एनकोडर है तो बैटरी नहीं लगती। इंक्रीमेंटल एनकोडर है तो आप जब भी मशीन ऑन करें तो उसे रिफरेंस करना पड़ता है। अगर आपने मशीन को रिफरेंस नहीं किया तो वो वैल्यू को गड़बड़ कर देगी। जैसे बीएमसी में कई बार देखा है इंक्रीमेंटल एनकोडर है तो देखा है ना कि आगे जाके खड़ी है, पता चला चलाते तो आगे भागती है और आगे भागती है, वो उसे 0 मान लेती है। इंक्रीमेंटल एनकोडर में क्या होता है कि मशीन जहां भी खड़ी है और पावर चली गई दोबारा आई या ऑफ करके ऑन कर दो तो उसे 0 मान लेगी। अब मान लो ऑलरेडी -100 mm आगे बढ़ी है और पावर चली गई ऑफ करके दोबारा ऑन करी तो -100 तो गया, उससे -100 से आगे चले, -100 को तो 0 मान लेगी, वो -100 को 0 मान लेगी, उसके आगे फिर जाएगी इतने में ओवर ट्रेवल। लेकिन ओवर ट्रेवल की लिमिट दी होती है तो वो रुक जाएगी, नहीं तो बाहर जाएगी। बोलो समझ में आया? तो एनकोडर क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट एनकोडर, दूसरा इंक्रीमेंटल। अगर मशीन में एब्सोल्यूट एनकोडर है तो आपको एब्सोल्यूट एनकोडर है तो मशीन को रिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी चला दो, पावर जाके आने के बाद आपको रिफरेंस नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंक्रीमेंटल एनकोडर है तो आपको रिफरेंस करना होगा। अब इसके लिए कैसे पता लगाएं मशीन में कि एनकोडर एब्सोल्यूट है कि इंक्रीमेंटल? देखो सीएनसी मशीन में हाउ टू चेक द एनकोडर इज एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट जो एनकोडर है वो एब्सोल्यूट है कि इंक्रीमेंटल है, ये हम कैसे पता करें? बोलो। खड़े होकर पहुंचा दो आगे। सर ये वही है बैटरी है क्या जो एपीसी वाली वही है। तो मेंटेनेंस में काम कराया तुमने? ना सर, लेकिन सीएनसी पे कराए हैं? अच्छा तुम प्रोग्राम सीएनसी प्रोग्रामिंग के हो, ठीक है। तो एपीसी वाली वही है। तो इसके लिए चेक करने के लिए लिखो पैरामीटर नंबर 1815 की, पैरामीटर नंबर 1815 पेज नंबर 139 निकालो ना, उसमें भी दिया हुआ है जो मेन पैरामीटर है। किताब खोलो और 139 पेज नंबर 139 किताब में खोलो। पेज नंबर 143 पेज नंबर 143। पेज नंबर 143 पेज 1815 लिखा है ना, मेकिंग फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। इसे काट दो, इसमें लिखो 1815 लिखा है ना, इसमें लिखो एनकोडर, फीडबैक एनकोडर। ये एनकोडर का पैरामीटर है, ये फर्स्ट रेफरेंस ना, वो जो लिखा है ना मेकिंग फर्स्ट रेफरेंस, काटो मत, वो भी लिखे रहने दो। और इसी में एनकोडर का भी हमें पता चल जाता है कौन सा है। टाइप्स ऑफ एनकोडर क्या लिखना है सर? इसमें मेकिंग फर्स्ट रेफरेंस पोजीशन, अगर आपको मशीन का होम पोजीशन बनानी है तो इस पैरामीटर से ही बनेगी, तो लिखे रहने दो, उसे भी मत काटो, इसी पैरामीटर से बनेगी। और साथ ही साथ आप एक चीज और लिख लो, इसमें एनकोडर का भी पता चलता है कि एनकोडर एब्सोल्यूट है कि इंक्रीमेंटल। तो उसके लिए 1815 में आपने चेक करना एपीसी में एक्स में 1 और जेड में 1 है, तो एनकोडर कौन सा है? एब्सोल्यूट एनकोडर है। नोट करो, देखो यदि 1815 पैरामीटर के एपीसी में
यदि 1815 पैरामीटर के एपीसी में x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तथा z की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, तो x एक्सिस तथा z एक्सिस की मोटर के साथ एब्सोल्यूट एनकोडर लगा होगा। क्या लगा होगा? क्या लिखा? यदि पैरामीटर नंबर 1815 की एपीसी में x एक्सिस या x लिख लो और z एक्सिस या z लिख लो की वैल्यू 1 है, x भी 1 है और z भी 1 है, तो एनकोडर एब्सोल्यूट है। मोटर के साथ सर मोटर के साथ एनकोडर एब्सोल्यूट लगा होगा या डायरेक्ट लिखो एनकोडर एब्सोल्यूट होगा। मोटर के साथ एब्सोल्यूट बोलो, समझ में आया? जी सर। यदि एपीसी में x तथा z की वैल्यू 0 है, यदि एपीसी में x तथा z की वैल्यू 0 है तो एनकोडर इंक्रीमेंटल, तो एनकोडर इंक्रीमेंटल होगा। तो एनकोडर इंक्रीमेंटल होगा। यदि एब्सोल्यूट एनकोडर है तो बैटरी भी लगी होगी। यदि एब्सोल्यूट एनकोडर है तो बैटरी भी लगी होगी। बैटरी भी लगी होगी। एब्सोल्यूट बैटरी भी लगी है। एब्सोल्यूट एनकोडर के साथ पावर, मशीन की पावर ऑफ होने के बाद ऑन करने पर मशीन की पावर ऑफ करके ऑन करने पर, मशीन की पावर ऑफ के बाद ऑन करने पर मशीन अपनी होम पोजीशन नहीं भूलती। मशीन अपनी होम पोजीशन नहीं भूलती। मशीन अपनी होम पोजीशन, हीरा इधर आओ, चाय तो बनाओ यार। ये किसने बनाई? टेस्ट नहीं आया। तुम जल्दबाजी करके करोगे उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सारे पैरामीटर फिक्स रखो, सभी पैरामीटर एकदम 90 तोले होने चाहिए एब्सोल्यूट के साथ, इंक्रीमेंटल में नहीं चलेगा। बोलो, मतलब सीधा है, अगर आपके एक्स एक्सिस जेड एक्सिस की सर्वो मोटर के साथ एब्सोल्यूट एनकोडर है, कौन सा? तो मशीन अपनी वैल्यू को नहीं भूलेगी और आपको रिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मशीन ऑन पोजीशन जहां है वहीं है। यदि आपका एनकोडर इंक्रीमेंटल है तो मशीन ऑन पोजीशन को भूल जाएगी। मतलब जब भी देखो, यदि एनकोडर इंक्रीमेंटल है तो, यदि एनकोडर इंक्रीमेंटल है, यदि एनकोडर इंक्रीमेंटल है तो जब भी पावर ऑन करेंगे, जब भी मशीन ऑन करेंगे, ऐसे लिखो, जब भी मशीन ऑन करा जाते तो सबसे पहले क्या करेंगे?
एक्स वाई जेड एक्सिस को रेफरेंस करेंगे। ये पक्का है, नहीं किया तो गड़बड़ है। बोलो, देखा है ना बीएमसी में, हाँ भाग जाती है आगे को। यदि एनकोडर इंक्रीमेंटल है तो जब भी पावर मशीन की पावर ऑन करेंगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिफरेंस करेंगे। यदि नहीं किया तो मशीन जहां खड़ी है उसी को जीरो मान लेगी, होम मान लेगी। यदि नहीं किया तो मशीन जहां खड़ी है उसी को होम मान लेगी, जीरो मान लेगी। समझ में आया? और ओवर ट्रेवल हो जाएगा ना। ऐसा लगेगा ये भाग रही है, जबकि उसे होम पोजीशन भूल गई हो तो उसकी होम पोजीशन बतानी पड़ेगी। भैया रुक जाओ, तो एक बार रेफरेंस कर दो, सो ये होम पोजीशन को वो समझ जाती है। तो ये चीज बोलो, समझ में आया नहीं आया? कि मशीन का मतलब सीधा सीधा है कि यदि आप मशीन की पावर जब भी मशीन को ऑन करो तो पहले एक्स वाई जेड को रेफरेंस किस केस में? एनकोडर आपका जब इंक्रीमेंटल है तो, और यदि एब्सोल्यूट एनकोडर है तो रेफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सर? जी सर। इसका मतलब है हमारी जो सीएनसी मशीन है उसमें एनकोडर एब्सोल्यूट है, बट बीएमसी में इंक्रीमेंटल है। बीएमसी में जब भी आप चालू करें सबसे पहले क्या करोगे? रेफरेंस करके ही काम चलाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और सीएनसी में रेफरेंस ना भी करोगे तो कोई फर्क, क्योंकि एनकोडर कौन सा है? अब एनकोडर के साथ बैटरी क्यों लगाई जाती है? कौन से के साथ बैटरी लगती है? एब्सोल्यूट के साथ। क्यों लगती है? तो इसीलिए लगती है कि एनकोडर क्या है कि जहाँ लास्ट वाले चक्कर की पोजीशन तो बता देता है कि यहाँ है, लेकिन पीछे कितनी वैल्यू चल चुकी मोटर उसकी वैल्यू उसे नहीं पता होती। वो मेमोरी में होनी चाहिए, बोलो, तो मेमोरी में होनी चाहिए, इसीलिए बैटरी लगाई जाती है जो मेमोरी में वो वैल्यू को रीड कर लेता है। इंक्रीमेंटल में जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंटल में क्या है, मेमोरी को रीड भी कर लेगा बैकअप, लेकिन वो चक्कर जो चल रहा होता है ना वो पल्स देता है ऐसे, उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो खाली सिंपल पल्स फेंकता है, तो उसकी रियल एक्चुअल पोजीशन पता नहीं। वो पल्स से काउंटिंग करके पता चलता है कहाँ है, पीछे की कहाँ गई वो तो कोई फायदा खुद की। वो अपनी जैसे मान लो इसकी जीरो पोजीशन ही है और यहाँ पे चक्कर लगा मोटर का, पावर चली गई। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है, सिंपल पल्स देता है, ये यहाँ की पोजीशन नहीं बताएगा, पावर आते ही कुछ नहीं बताएगा। अब मशीन तो इसी को जीरो मान लेगी, जीरो यहाँ। तो इसीलिए इंक्रीमेंटल एनकोडर के लिए क्या होता है, लिमिट स्विच लगे होते हैं। जैसे यहाँ देखो ना, एक लिमिट स्विच लगा हुआ है जी सर, जो रेफरेंस करने के लिए होता है। वो लिमिट स्विच जब दबता है तब पहले देखना, पहले तो जाएगी ऊपर माइनस, फिर लिमिट स्विच दबेगा, फिर आएगी नीचे, फिर जाएगी ऊपर। बोलो, पहले लिमिट स्विच से टक्कर मारती है, वो कहती है भाई कहाँ लिमिट स्विच, जब उससे जाके मिलती है वो कहता ठीक है हाँ, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ऐसा पता कैसे चलेगा जब एब्सोल्यूट इनकोडर है या ये 1815 में एपीसी में जाके पता चल जाएगा। ये पैरामीटर में जाओगे ना तब पता चल जाएगा कौन सा है। अब YouTube पे डाल के देख लो, हमारा ही वीडियो पड़ा हुआ है, हाउ टू 1815 पैरामीटर का दिया है। 1815 पैरामीटर डालोगे तुरंत हमारा वीडियो आ जाएगा। बीएमसी में इंक्रीमेंटली क्यों लगाया, एब्सोल्यूट को नहीं लगाया? देखो ऐसा है ना, हाँ बीएमसी में इंक्रीमेंटल क्यों लगा है, क्वेश्चन ये है, एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, और सीएनसी में एब्सोल्यूट क्यों है, इंक्रीमेंटल क्यों नहीं। तो भैया ऐसा है कि जब मशीन परचेज की जाती है तो परचेज करते समय जो आदमी मशीन को परचेज कर रहा होता है और वही यूज करने वाला होता है, तो वो उस समय सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। और परचेज करने वाला अगर कोई और हो और यूजर कोई और हो तो उस समय ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो रियल में एनकोडर कौन सा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एब्सोल्यूट, क्योंकि ऑपरेटर है, अननोन ऑपरेटर होते हैं, नए ऑपरेटर होते हैं, पता नहीं होता, तो रोज की दिक्कत खड़ी होगी, इसलिए एब्सोल्यूट लगा दो। लेकिन इंक्रीमेंटल क्या है, इंक्रीमेंटल क्या है, उसका इंक्रीमेंटल की कॉस्ट होती है कम। इंक्रीमेंटल की कॉस्ट कम होने की वजह से अगर परचेज करने वाला
यूजर नहीं है। यूजर मतलब परचेज करने वाला डिपार्टमेंट अलग है और यूजर डिपार्टमेंट अलग है। तो परचेज करने वाला मालूम जा मैं तो कॉस्ट कम कर दे भैया, बोला कितने की है 20 लाख की, हाँ कम कर 19 लाख की करो। अब 19 लाख कहाँ से करेगा, यही करेगा, क्या क्या करेगा बोलो। 19 लाख करने के लिए एनकोडर को इंक्रीमेंटल लगा देगा तो कॉस्ट कम हुई कुछ, बाकी और देखेगा कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कुछ सेफ्टी है उन्हें हटा देगा। मशीन तो चलेगी लेकिन जो मतलब जितना अच्छा फायदा होना चाहिए उतना नहीं, मतलब जो कंट्रोल मशीन एकदम उस तरीके से चाहिए जो वो नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे इस मशीन में क्या हुआ, इस मशीन में वो मशीन जब लेने गए थे जो भी लेने गए थे उन्होंने यही नहीं देखा कि हैंडल है कि नहीं। अब जब में हैंडल ही नहीं है, क्या है 20,000 रुपये बचा लिए। बोलो, वो कहते हैं ना तेल तो तिली में से ही निकलता है, और तिली भी ऐसी हो जिसको ज्यादा आइडिया ना हो तो वहां में तो ज्यादा ही तेल निकलता है। बोलो, मतलब यह है कि जो खरीदने वाला इतना समझदार ना हो ना तो उसका क्या है कि बेचने वाला वहीं से निकाल लेता है। क्योंकि कोई भी आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में बेचता है आदमी तो बहुत ज़्यादा दिमागदार होते हैं, वो एक एक पॉइंट को चेक करते हैं फाइनली जो यूज़र होते हैं। और मान लो परचेज करने कोई जा रहा है मशीन विजिट करने की, भाई मशीन में देख के आओ क्या क्या फंक्शन सब है कि नहीं, तो विजिट करने वाले को पता ही नहीं है भी कि नहीं है, काम का है कि नहीं है, तो है वो फिर ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या है कि मैंने जो बंदे भेजे थे उन्होंने ध्यान दिया नहीं ज़्यादा, तो वो ऐसे ही गड़बड़, इसमें वो हैंडल ही नहीं आया। अब तब से हैंडल लगा ही नहीं है। एक बार सोच रहे थे लगवा दें तो फिर वो टाइम नहीं निकल पाता इतना उस तरीके से, मतलब ऐसे ही टाइम आगे निकलता चला गया। सोच रहे हैं कि हैंडल इसमें हैंडल लगवा दें तो ठीक रहेगा, है ना। एमपीजी समझते हो ना। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट कटिंग। कहीं ना कहीं से आदमी कॉस्ट को निकाल लेता है अगर सामने वाला अवेयर नहीं कर रहा है, तो ठीक है ना। और अगर सप्लायर ईमानदार है तो वो ऐसी कटिंग नहीं करेगा, वो कहेगा ये जरूरी है तो जरूरी है, आपने कॉस्ट लगाइए। कहते ना कहीं आपने देखे होंगे सर ये चीज़ जरूर लो आप, ये ना बहुत काम आती है, आप कोई नहीं इतने पैसे और लगेंगे कौन सी दिक्कत है, बट ये जरूरी है, मानते हो ना। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तभी आदमी ये कैलकुलेशन में काम। तो ये हमारा इसमें एनकोडर भी इंक्रीमेंटल है, एमपीजी भी नहीं है, वो दे दिया ना बटन उसी में 110 100 वाला, लाइट सी जल जाती है, तो हैंडल तो है नहीं, उसी को हैंडल बना दिया है। अब क्वेश्चन ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। मशीन में होम पोजीशन को अगर आपने चेंज करना है, कहीं पे मशीन की होम पोजीशन है और आप चाहते हो कि हमें दूसरी जगह करनी है, तो होम पोजीशन बनाने का भी 1815 पैरामीटर से हम रेफरेंस पोजीशन बनाई जा सकती है, होम पोजीशन नहीं अलग। उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, हाउ टू मेक रेफरेंस पोजीशन बाई पैरामीटर नंबर 1815 से कैसे बनाते हैं उसका वीडियो है, आप पढ़ोगे ना, प्रैक्टिकल वीडियो है पूरा। तो ये आपको सिस्टम अलार्म क्लियर हो गए। अब आपका 500 की सीरीज का कोई भी अलार्म है, 504 है, 510 है, 11 है, तो आप क्या समझोगे उसको, कोई भी एक्सिस हमारा क्या हो रहा है, इतना ज्ञान तुम्हें सफिशिएंट है, इतना पता होना चाहिए। तो ये अलार्म है तो इससे ये होता है, तुमको इतना पता होगा तो भी बहुत है। और आपको ज़्यादा डीपली चाहिए तो ज़्यादा डीपली चाहिए के लिए तो वो ये पीएलसी वाले कोर्स में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब आते हैं कस्टम अलार्म। सिस्टम अलार्म कौन से हैं? सिस्टम अलार्म वो अलार्म है जो फानुक सिस्टम से, जैसे फानुक है, फानुक की मशीन है तो फानुक है, और सीमेंस की है तो मतलब जो सिस्टम से रिलेटेड है। फान का जो कंट्रोलर है, सीएनसी कंट्रोलर जिस कंपनी का है ना, ये उसके अलार्म है। लेकिन ये अलार्म किसके हैं? ये पीएलसी के अलार्म है, और ये उस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ये कस्टम अलार्म है। कस्टम का मतलब है जो मशीन बनाता है उसके अलार्म है। तो मशीन बनाता है वो सिस्टम खरीदता है, जैसे फानुक का सिस्टम लगाना है तो मशीन बनाने वाला क्या करेगा, फानुक का सिस्टम लगाएगा।
तो फानुक के सिस्टम में जो अलार्म होंगे वो ये होंगे, और जो मशीन बना रहा है उसने जो डिजाइन किया है लॉजिक वॉजिक जो भी है उसके जो अलार्म होंगे वो ये होंगे। इसीलिए इनको कहते हैं पीएलसी अलार्म। क्योंकि पीएलसी वही लिखता है, लेटर वही लिखता है, पीएलसी प्रोग्राम कौन लिखता है? कस्टमर। कस्टमर यूजर नहीं, कस्टमर मीन्स जो इसका कस्टमर है। हम क्या है? हम इसके कस्टमर हैं जो यूज करते हैं मशीन। हम किसके हैं? मशीन बनाने वाले के बनाने कस्टमर। वाले के कस्टमर। बोलो। यस सर। अब आप मैं अलार्म, हमारी मशीन में जो अलार्म है बेटा बताओ जरा, सॉफ्ट में खोल लिया, बताओ कौन कौन सी अलार्म है? वीडियो खोलो तो भी करना होता है। अलार्म नंबर 1001 बताओ क्या है? पेज नंबर जाओ ना, सॉफ्ट में चले जाओ, 140 के आसपास होगा, 30-40 के आसपास। अलार्म A0 A1 A2 A3 बताओ। अरे ये क्लास हो जाए ना मैडम, तो ये ना इसे बना दिएगा दूसरा। ठीक है सर। 5-10 मिनट में बन जाएगा, इसे बना के लगा बोलो। कौन सा अलार्म? 1001 बोलो। इमरजेंसी ऑफ। अलार्म नंबर नोट कर लो, अलार्म नंबर और मैसेज। अलार्म नंबर 1001 है तो वो इमरजेंसी स्टॉप का है। मतलब आप जैसे ही मशीन में इमरजेंसी लगाओगे तो 1001 अलार्म नंबर सामने दिखाई देगा और मैसेज लिखा होगा इमरजेंसी स्टॉप। तो आप क्या करेंगे? इमरजेंसी को रिलीज करोगे, अलार्म चला जाएगा। रिलीज करते ही रीसेट बटन दबाना पड़ता है ना। और दूसरा 1002 बोलो। 1002 किसका है? ओवरलोड रिले, मोटर ओवरलोड रिले, OLR। मतलब मोटर के अंदर ओवरलोड रिले होती है, करंट ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगी, तो ट्रिप कर जाएगी तो अलार्म आ जाएगा, और उस अलार्म का नंबर है 1002। अगर आपकी मशीन में अलार्म 1002 आ रहा है तो मोटर का कोई भी मोटर ओवरलोड हो गई, करंट ज़्यादा ले रही है, ट्रिप हो गई इस तरह से। तीसरा आगे बोलो। 3 1003 स्पेयर, 4 5 6 स्पिंडल ड्राइव वाला 1006 ले लो सीधा, बाकी स्पेयर है उन्हें छोड़ दो। स्पिंडल ड्राइव अलार्म। मतलब स्पिंडल की ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आती है तो 1006 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? अलार्म नंबर 1006। आगे बोलो। टूल चेंजिंग टाइम नंबर 1007 1007 अगर अलार्म आता है तो टूल चेंजिंग टाइम ओवर गेज, टाइम ओवर, बोलो गेज ओवर। आगे आगे ओवर के बाद सेफ पोजीशन कौन सा होता है? टूल चेंजिंग टाइम ओवर। क्या पता नहीं, टूल चेंजिंग टाइमर, टाइम लिख लो। टूल चेंजिंग टाइम ओवर, इसका मतलब क्या है? कमांड दे दी टूल चेंज की, अब टूल चेंज हुआ ही नहीं, तो अब मान लो कमांड दे दी चेंज हो, अब वो हुआ ही नहीं तो खड़ी रहेगी ना मशीन। तो अगर भैया नहीं हुआ तो अलार्म आ जाए ना, नहीं तो वहाँ खड़ी रहेगी। प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में आपने लिख दिया कि, बोलो प्रोग्राम में क्या लिखते हो? T03 कै नंबर टूल, और मशीन खड़ी है 6 नंबर टूल पे, टूल नंबर 6 पे खड़ी है, तो 6 से 3 आएगा ना, और 3 आने के लिए कमांड तो गई, अब वो चल ही नहीं रहा मामला। तो उसका एक टाइम होता है कि भाई वो वेट करेगा थोड़ी देर, मान लो 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, अगर 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी टाइम दिया उतने में हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो अलार्म आ जाए। समझ में आया? चेंजिंग टाइम ओवर कॉस्ट। कोई बात नहीं, यही है। हाँ और बोलो। फिर 1008 है टरेट मोटर सीवी ट्रिप चेक। टरेट की मोटर का
OLR ट्रिप, जो CB है ना वो OLR है। टरेट की मोटर में रिले लगी होती है ना ओवरलोड, तो वो ट्रिप कर गई, ओवरलोड रिले टरेट मोटर की ट्रिप करेगी तो ये अलार्म आ जाएगा 1008। तो आप क्या करेंगे, टरेट की मोटर की ओवरलोड रिले को ठीक करवाएंगे, देखेंगे भाई ट्रिप क्यों करी। अब ट्रिप करी तो उसको देखना पड़ेगा ना कारण क्या है। आपने तो रीसेट करके चला दिया, फिर ट्रिप करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, मोटर खराब हो जाएगी। आगे बोलो। 1009 हाइड्रोलिक ऑफ। 1009 हाइड्रोलिक ऑफ। अगर आपका हाइड्रोलिक ऑफ हो जाता है तो अलार्म नंबर 1009 आएगा। हाइड्रोलिक ना जो प्रेशर होता है, चेक प्रेशर है, टेलीस्टॉक है, उसके लिए सिस्टम होता है ना, तो उसे 1009 आएगा। आगे बोलो। 2000 SBK टू कंटिन्यूस मोड। 2000 में क्या है, SBK टू कंटिन्यूअस मोड, SBK कंटिन्यूअस मोड, टू कंटिन्यूअस मोड, कंटिन्यूअस मोड, कंटिन्यूस मोड। SBK देखना यही है। हाँ SBK यस सर। हाँ SBK समझते हो क्या होता है, सिंगल ब्लॉक। और मुझे दिखा दो भैया तुम क्या क्या कह रहे हो। अरे ठीक है, SBK होता है सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक का मतलब है कि अगर आप सिंगल ब्लॉक को कंटिन्यूस मोड में चला रहे हो, कंटिन्यूस मोड का मतलब है कि सिंगल ब्लॉक में लगातार आप चलाए जा रहे हो, तो उसमें उसके लिए दे दिया है। ऐसा ना हो कोई गलती से सिंगल ब्लॉक दब गया हो, बोलो तो एक बार 2 बार 4 बार कुछ तेज तो मान ठीक है, सिंगल ब्लॉक में चला लिया आपने पूरा, लेकिन पूरा ही प्रोग्राम कंटिन्यूस ही है ना, कंटिन्यूस ही आपने उस सिंगल ब्लॉक में चलाने लगे तो क्या होगा, तो अलार्म आ जाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, नए को लगा दिया, चला बेटा, अब वो चला रहा है, सिंगल ब्लॉक में डल गई, वो हर बार साइकिल स्टार्ट दबा, हर बार दबा, तो वो सोचेगा ऐसा ही होगा इसमें, नए को क्या पता। बोलो, इसीलिए इसके लिए दे दिया। आगे बोलो। 1011 अलार्म नंबर 1011। डोर लिमिट स्विच बाईपास अलार्म नंबर और मैसेज क्या है, 1011 में क्या है, डोर लिमिट स्विचेस बाईपास कॉजेस, डोर लिमिट बाईपास कॉज, लिमिट स्विच बाईपास कॉज, बाईपास कॉज। उधर डोर लिमिट स्विच लगा होता है ना, जैसे हमारा डोर लिमिट स्विच लगा हुआ है। अब डोर लिमिट स्विच में क्या है कि डोर क्लोज होना चाहिए, ऑटो साइकिल चलाएं, जब हमने ऑटो साइकिल चला रहे हैं, डोर क्लोज नहीं करा, तो अगर हमने डोर क्लोज नहीं किया तो ऑटो साइकिल चलना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर डोर क्लोज करते हैं तो लिमिट स्विच का सिग्नल आना चाहिए, और पता चला सिग्नल नहीं आ रहा, तो उसके लिए लिमिट स्विच लगाया जाता है, वो बता देता है क्लोज है डोर, अब चलाओ। और लिमिट स्विच मान लो खराब हो जाएगा, सिग्नल नहीं देगा, तो मशीन नहीं चलेगी और अलार्म आ जाएगा। भाई आपने ऑटो साइकिल स्टार्ट की कमांड दे दी, अब लिमिट स्विच तो सिग्नल दे ही नहीं रहा, डोर खुला हुआ है, खुले हुए में कहाँ से देगा। अगर इंटरलॉक में डाल दिया लिमिट स्विच, तो डोर क्लोज हो तब तो चले, बोलो, तो उस समय अलार्म आ जाएगा कि भाई डोर क्लोज नहीं हुआ है, तो डोर क्लोज करो तब मशीन को चलाओ। आगे बोलो। 1012 एक्सिस नॉट इन सेफ पोजीशन कॉजेस, नॉट इन सेफ पोजीशन, मतलब एक्सिस आपकी सेफ पोजीशन में नहीं है, ओवर ट्रेवल में खड़ी है और आप ऑटो साइकिल चला रहे हैं, तो 1012 अलार्म आ जाएगा। आगे बोलो। 1013 हाँ, चेक प्रॉक्सिमिटी बोथ चेक प्रॉक्सिमिटी, चेक प्रॉक्सिमिटी, both 11 11 कॉज,
चक का मतलब प्रेशर का होगा ये। चक का प्रेशर ओके नहीं है ना तो ये 1013 अलार्म आएगा। तो चक प्रेशर नॉट ओके, सीधा सीधा लिखो, बोलो चक प्रेशर नॉट ओके। अगर चक का प्रेशर प्रॉपर नहीं है ना तो ये अलार्म आ जाएगा 1013। कौन सा आएगा? अगर चक का प्रेशर नहीं है ठीक तो अलार्म कौन सा आएगा? 1013। बोलो क्लियर है? सर 1014 है सर चेक प्रेशर तो 14 तो 14 लिख लो और 13 में प्रॉक्सिमिटी बोथ 11 चक प्रेशर का चेक प्रेशर प्रॉक्सिमिटी 1014 है। हाँ हाँ 13 का बताओ। स्विच बंद पास लाओ तो बंद करते हैं ना मैनुअल में। ठीक है। इसमें दो होते हैं, एक होता है चक प्रेशर नॉट ओके, वो 1014 और 1013 अलार्म है उसमें 1013 में क्या है कि जो हमारा प्रेशर जैसे प्रेशर ओके नहीं है, एक होता है सिस्टम प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर। क्या? सिस्टम प्रेशर नॉट ओके, तो हाइड्रोलिक ऑफ हो जाए या कुछ भी है और टैंक में तेल नहीं है तो उस कारण से। और बोलो 15 15 का है टेल स्टॉक प्रेशर हम्म? टेल स्टॉक प्रेशर स्विच फॉल्टी टेल स्टॉक प्रेशर स्विच फॉल्टी है ना। प्रेशर स्विच फॉल्ट फॉल्ट मतलब प्रेशर नहीं है तो टेल स्टॉक के लिए हो गया। और तो 16 में क्या है? मोड चेंजेस टेल स्टॉक प्रेशर नॉट ओके लिख दो सीधा, टेल स्टॉक प्रेशर नॉट ओके। जितना आपने सेट किया है, जो सेटिंग करी है ना कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना जरूरी है, नहीं है तो अलार्म है। आगे बोलो। 16 मोड चेंजेस ड्यूरिंग साइकिल एग्जीक्यूशन मोड चेंज ड्यूरिंग साइकिल एग्जीक्यूशन, मतलब जैसे मशीन चल रही है, साइकिल चल रहा है, आपने मोड चेंज कर दिया तुरंत तो ये अलार्म आ जाए। जैसे ऑटो चल रहा है, ऑटो में चलती है ना, वहीं पे मैनुअल डाल दिया, तुरंत मैनुअल वाली बटन दबा दी, बोलो तो अलार्म आ जाएगा। स्टॉप कर देंगे, रीसेट दबाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मोड चेंज की कोई भी दूसरा मोड, ऑटो साइकिल चल रही है जो मोड दबा दिया। और 17 कैबिनेट एसी फॉल्ट है कैबिनेट 16 में क्या है, मोड चेंज कर दिया। जब साइकिल चलते में ना, चलती साइकिल में मोड चेंज कर दिया। ऑटो में चलती है, आपने मैनुअल जॉग वॉग कोई भी हैंडल कोई भी बटन दबा दी। और 1017 मोड चेंज ड्यूरिंग साइकिल एग्जीक्यूशन, मोड चेंज ड्यूरिंग साइकिल एग्जीक्यूशन मतलब जब साइकिल आपका चल रहा है उसमें मोड चेंज कर दिया। 17 में कैबिनेट एसी फॉल्ट कैबिनेट एसी फॉल्ट मतलब आपका जो एसी लगा हुआ है कैबिनेट में, मतलब मशीन में, वो फॉल्ट हो गया, 1017 अलार्म आ जाएगा। और 18-19 में स्पेयर 1020 में टरेट टर्मिनल डायरेक्ट थर्मल अलार्म टरेट 1020 टरेट थर्मल 18 को छोड़ दिया। टरेट थर्मल अलार्म। टरेट थर्मल क्यों आता है? टरेट में तेल भरा होता है, मान लो तेल ही निकल गया तो टरेट क्या होगी? हीट होगी तो अलार्म आ जाएगी। और बताओ 1021 है टरेट प्रायोरिटी एनकोडर। अब वो छोड़ो उसकी। ये मेन अलार्म ही है, इतना आप समझ गए ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी।
कन्वेयर इसमें नहीं, कन्वेयर का है क्या देखना। टेलीस्टॉक का है। ये अलार्म हटाने के लिए अलार्म हटाने के लिए, हाँ देखो इमरजेंसी स्टॉप अलार्म है, इमरजेंसी बटन को रिलीज कर दो, हट जाएगा। अब फिर भी नहीं हटता है, तार बार हट गई होगी, फिर रीसेट तो दबाना ही है। कोई भी अलार्म आता है, किसी भी अलार्म को हटाने के लिए सबसे पहले रीसेट वाली बटन तो दबा दो। रीसेट दबाने से क्या होता है, टेम्परेरी नेचर का होगा तो वो चला जाएगा। बोलो, टेम्परेरी नेचर का होगा तो, लेकिन परमानेंट नेचर का है, मतलब उसका कॉज अभी दूर नहीं हुआ तो वो नहीं जाएगा। अलार्म का कारण आया और चला गया तो रीसेट दबाई, काम चल गया। जैसे ओवर ट्रेवल है, ओवर ट्रेवल आता है तो आपका आ रहा है माइनस प्लस, माइनस में आ रहा है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा प्लस में चलाते हो, रीसेट दबा दो तो चला जाता है ना, या रीसेट दबा दो तो चला जाता है। ओवर ट्रेवल के अलार्म में क्या होता है, रीसेट बटन दबाते हो चला जाता है, फिर आप अपोजिट में ले लो। लेकिन अगर आपका अलार्म रीसेट बटन दबाने से नहीं जा रहा है, कोई भी अलार्म आता है सबसे पहले लिखो, मशीन में कोई भी अलार्म आता है सबसे पहले रीसेट बटन दबा के उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी अलार्म आता है सबसे पहले रीसेट बटन दबा के उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं होता है, रीसेट से नहीं हो रहा, तो उसका कारण पता लगाए। लिखा हुआ है, वो तो मैसेज में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ आता है तो कारण तो देखेंगे उसमें क्या करना है। मशीन में कोई भी अलार्म आता है सबसे पहले रीसेट बटन दबा के उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं होता है तो फिर कारण का पता लगाओ, यह क्यों आया, क्यों जी। तो आपको ये समझ में आ गया कि अलार्म क्या होते हैं, अलार्म का कैसे पता लगाते हैं कि अलार्म कौन सा है, क्या है, कैसे है, तो ये आइडिया आपको हो गया, ठीक है ना जी। अब जो स्टूडेंट पीएलसी वाले हैं वो अलार्म के लिए लैडर कैसे डिजाइन होता है आप उसकी स्टडी करो। हर एक अलार्म के लिए लैडर बनता है, डिजाइन होता है, तो उसकी स्टडी के लिए इनपुट आउटपुट और ये सब की डिटेल आपको एड्रेसिंग चाहिए, तो आप स्टडी करेंगे। जो संडे में चल रही है स्टडी उसी की चल रही है, संडे में एडवांस लैडर। चलो ठीक है, तो अलार्म आपको क्लियर हो गया। अलार्म को दूर करने के लिए सबसे पहले रीसेट बटन को दबा दो, देख लो हो रहा है, तो फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर उसके कारण को जानने की कोशिश तब आप दो। सर एक अलार्म होता है टूल लाइफ का, वो टूल लाइफ का अलार्म होता है, वो तो हम टूल लाइफ डाल देते हैं उसमें कि हमने डाल दी मान लो टूल लाइफ, और इतनी टूल लाइफ के बाद अलार्म अपने आप आ जाएगा। तो वो अलार्म टूल लाइफ का जो अलार्म है उसका मैक्रो लिखना पड़ता है तब आता है। टूल लाइफ का मैक्रो लिखते हैं कि भाई मैक्रो लिखनी पड़ती है तब आता है। 3000 होता है उसका अलार्म नंबर 3000। जो ये बता रहे हैं टूल लाइफ का, उसका टूल लाइफ का अलार्म है वो है अलार्म नंबर बोलो 3000। 3000 अगर एक हो जाए तो अलार्म आ जाएगा। ये सब सेट कैसे करेंगे इसको 3000? मैक्रो में लिखना पड़ता है अलार्म। 3000 में क्यों होता है सर? ये 3000 इसके लिए फिक्स है। अच्छा फिक्स है। आओ टूल लाइफ का 3000 फिर जो जैसे 1001 नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, बट ये फिक्स है। सिर्फ ये अकेला है, अकेला ही फिक्स है। क्यों कि 3000 में बहुत है अंदर, 3000 में कम से कम 15-20 हैं जो इसी में आते हैं, तो इसलिए ये फिक्स है। जैसे वो 0 से 1 से लेकर 999 तक फिक्स थे ना, ऐसे ये 3000 फिक्स है, ये भी फिक्स है। टूल लाइफ का अलार्म जब तो मैंने कहा 3000 क्योंकि फिक्स है। ये फिक्स नहीं है, इमरजेंसी का अलार्म फिक्स नहीं है, ये किसी मशीन में 1001 है तो किसी में कुछ और होगा। 3000 फिक्स है। टूल लाइफ का अलार्म है वो फिक्स है। फॉलो कंट्रोल में तो यही हुआ ना, ये इमरजेंसी स्टॉप का 1000 है। सब में नहीं,
ये हमारी मशीन में, बाकी में ये कस्टमाइज अलार्म है ना, तो ये कॉमन नहीं होते। कस्टमाइज का मतलब मैंने एम कोड नहीं बताया आपको कि M090123 कॉमन है, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन M1112 तो नहीं है, 11 12 13 14 15 16 तो खाली है, कोई भी यूज कर ले उसको। ऐसे ही यहाँ पे ये फिक्स है, फानू के किसी भी कंट्रोलर में ये फिक्स मिलेगा, और 1 से लेके 999 तक है वो फिक्स है, बाकी ये फिक्स नहीं है। सर ये जो अलार्म चेक कैसे करेंगे? अलार्म वहाँ पे मैसेज में बटन, मैसेज की बटन दबा दो, पता चल जाएगा अलार्म कौन सा है। वो तो मैसेज में आ जाता है। ठीक है। अब अलार्म को चेक करने के लिए कस्टम अलार्म है कि सिस्टम है, तो आपको सिस्टम वाली बटन दबाओगे, अंदर जाओगे तो PMC डायग्नोस और LC डायग्नोसिस 2 आती हैं, तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि कौन सा अलार्म है। तो अगर आपका अलार्म है कस्टम अलार्म है तो PMC डायग्नोसिस में जाओ, और सिस्टम अलार्म है तो NC डायग्नोसिस में जाओ। तो अगली क्लास में आपको बता देंगे पूरा, ठीक है ना। और आपने पहले ही करना है तो YouTube पर चले जाओ, हाउ टू चेक सिस्टम एंड कस्टम अलार्म इन सॉफ्टवेयर, मतलब फानू कंट्रोल, तो पूरा मशीन पे बताया हुआ है पूरा। सर मोटर लॉक का एक अलार्म आ जाएगा, मोटर लॉक हो जाती है मोटर लॉक का ओरिएंटेशन हो जाता है उसका लॉक, तो उसका अलार्म आता है। मोटर अगर लॉक हो जाती है तो ओरिएंटेशन की कमांड उसको मिल जाती है चलते चलते, तो वो उससे अलार्म क्रिएट हो जाता है। और बताओ, ठीक है, ओके।